Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. CA final IDT के लिए amendments lecture for May 26 attempt. Now, just a point to be noted, हमारे last two batches that is July to September 25 में हमारा एक regular batch हुआ था और September to November कई बच्चों ने ये वाला भी batch लिया था. That was the fast track exam oriented. Now, if you took either of these batches and you are sitting for the May 26 attempt, then in that case आपको ये वाला amendments lecture देखना है. अगर आपने हमारी सिर्फ बुक्स लिए पुरानी या नहीं तब भी आपको ये अमेंडमेंट्स लेक्चर देखना है. सर क्यों? क्योंकि थोड़ा सा कट ऑफ डेट आईसीआई के पब्लिकेशन से पहले हमारी बुक्स बन गई थी. तो जस्ट व्यू दैट एक बार आपकी सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी. एक आध कुछ मिसिंग होगा. मिसिंग मतलब क्या कि तब तक नोटिफाई नहीं हुआ होगा या आईसीआई ने कभी कभार बाद में डाल देता है. तो एक बार हम उसको फाइन ट्यून करके ले आएंगे आईसीआई के लेवल पे. तो एक बार आपको भी वो चीज देखनी है. करंट जो रेगुलर बैच हमारा लाइव चल रहा है आप लोग छोड़ देना. ये वाला रिविजन ये वाला अमेंडमेंट्स लेक्चर वो सारी चीजें हमारे क्लास में कवर्ड है. ओके, सो आई होप द स्कोप इज क्लियर कि किसको देखना है. एंड अगर आपको लगता है ना कि सर मैंने सब कुछ कवर कर लिया है या मैंने किसी और फैकल्टी के यहाँ पे सब कुछ कवर कर लिया है, स्टिल यू वॉच द अमेंडमेंट्स लेक्चर. वाई? अमेंडमेंट्स का फोकस एक थोड़ा सा स्पेशल एरिया बन जाता है व्हेनेवर टेस्टिंग इज इन्वॉल्व एंड स्पेशली फॉर द सब्जेक्ट ऑफ आईडीटी. नाउ विद दैट बीइंग सेड लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सर लेक्चर में बहुत सारी चीजें कवर होने वाली है. कि अमेंडमेंट्स सच बताना बहुत मुश्किल है कि आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट. आपको बहुत सारी चीजें कवर नहीं करनी है. ऐसा कोई होता है ना कि जैसे एग्जिस्टिंग चीज़ें चेंज हो जाती है, वैसा कुछ भी नहीं है. इम्पैक्ट आया है कुछ कुछ नई चीज़ों का, नए एंट्रीज का, उसको एकदम सिंप्लीफाइड मैनर में मैं आपके सामने रख दूंगा. अब सर ये वाला पीडीएफ जो है इसके अंदर लैंग्वेज आई हैव ट्राइड की एकदम क्लियर कंसाइज मैनर में हम इसको कवर करें. और ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगा, ड्राइव पे भी डाल दूंगा. ड्राइव का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा. द टेलीग्राम लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है जी, स्टार्ट करें. चलो जीएसटी से स्टार्ट करते हैं एंड देन वी विल कवर द कस्टम्स एंड द एफटीपी वाला पार्ट. तो सर सबसे पहले इंट्रोडक्शन के लेवल पे आते हैं. डेफिनेशन ऑफ द लोकल अथॉरिटी में क्लॉज नंबर सी में एक छोटा सा चेंज है. सर चेंज क्या है एक बार इसको रीड करो. लोकल अथॉरिटी का डेफिनेशन में म्यूनिसिपल कमिटी, जिला परिषद अलॉन्ग विद अदर्स, पंचायत, कैंटोनमेंट बोर्ड, वो सब तो आता ही आता है. थोड़ा सा बुक खुल के बैठना ताकि आपको समझ आए अमेंडमेंट का क्या रेफरेंस है. A municipal committee, जिला परिषद, district board or any other authority legally entitled to or interested by the central or state government with the control or management of a municipal fund or a local fund. अब पहले क्या था ना, ये म्यूनिसिपल और लोकल फंड को ना प्रॉपरली डिफाइन नहीं करा था, तो थोड़ा सा ग्रे एरिया था. लोकल अथॉरिटी बना देते थे, है ना, क्योंकि डिफाइंड नहीं था. और फिर लोकल अथॉरिटी के नाम पे एग्जेम्पशंस भी काफी सारी मिल जाती है जो आप चैप्टर 4 के अंदर पढ़ते हो. तो नाउ वी हैव डिफाइंड द म्युनिसिपल फंड एंड लोकल फंड वेरी वेरी प्रॉपरली. तो अगर आप कोई अदर अथॉरिटी है जो कि कंट्रोल कर रही है और मैनेज कर रही है कोई म्युनिसिपल फंड या लोकल फंड, तो ये डेफिनेशन आपको यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी कि क्या वो जेन्युइनली एक म्युनिसिपल फंड लोकल फंड की तरह है या नहीं है. सो क्या मतलब है इसका एक बार देखो. लोकल फंड मीन्स एनी फंड अंडर द कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ एन अथॉरिटी ऑफ अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विच इज एस्टेब्लिश्ड फॉर डिस्चार्जिंग द सिविक फंक्शंस इन रिलेशन टू अ पंचायत एरिया. सिमिलरली जब आप म्यूनिसिपल फंड देखोगे तो दैट इज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया और अ म्यूनिसिपल एरिया. सर सिंपल बताओ ना, अपने को कोई लोकल लॉ तो नहीं पढ़ना है, जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ. अरे ये सिर्फ इतना बोल रहा है कि लोकल फंड या म्यूनिसिपल फंड मतलब वो जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट कोई अथॉरिटी काम कर रही है एंड इट हैज द ओनरशिप ऑफ दिस फंड. ये फंड में क्या होता है, ये फंड में वो पैसा है वो यूज किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ अपकीपिंग एंड द बेसिक मेंटेनेंस ऑफ द लोकल एरिया. फिर चाहे वो पंचायत एरिया हो चाहे वो म्यूनिसिपल एरिया हो, द मेन कंडीशन आप यहाँ पे चेक करेंगे, एंड वेस्टेड बाय लॉ विद द पावर्स टू लेवी, कलेक्ट, अप्रोप्रिएट एनी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी और बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड. तो आपके पास यहाँ पे जो अथॉरिटी है फंड्स कलेक्ट करने की, भैया इसके अंदर पैसा कहां से आएगा. आप चार्ज करोगे पब्लिक से, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट चार्ज करेगी वहां के लोकल पब्लिक से, तो वो पावर आपके पास आनी चाहिए लॉ से. पहले क्या होता था, कोई भी एग्रीमेंट हो गया, जैसे एनजीओ काम कर रहा है थर्ड लेवल पे, वो कहता था नहीं हमारे पास देखो हम ये फंड बना के काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्रे एरिया था, उसको थोड़ा सा प्लग किया है. तो यहाँ पे द वेस्टेड बाय द लॉ, दिस इज अवर कीवर्ड. तो सर सिंपल सी बात क्या समझ में आई हमें, इसमें एज सच कोई चेंज नहीं है, बट चेंज किसके अंदर आया, म्यूनिसिपल फंड और लोकल फंड का डेफिनेशन करके, डिफाइन करके उसको रेस्ट्रिक्ट करा कि भैया इसका मीनिंग क्या है. तो लोकल फंड में पैसा वैसा चार्ज हो रहा है और वो यूज किया जा रहा है लोकल एरिया को मैनेज करने के लिए, लेकिन ये जो पावर आ रही है ना चार्ज करने की, ये बाय लॉ आनी चाहिए. आपको समझ में आया, मतलब एक स्टैट्यूटरी तरीके से पावर दी गई है, बस इतना आपको समझना है. तो वो लोकल अथॉरिटी बन सकता है. दिस इज द बेसिक अमेंडमेंट. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. सप्लाई चैप्टर में शेड्यूल नंबर 3 के अंदर पैराग्राफ नंबर 8, जिसके अंदर आप ये भी पढ़ते हैं कि वेयर हाउस गुड्स का सेल सप्लाई नहीं होता है ना, हाई सी सेल का सेल सप्लाई नहीं होता है, उसी के बीच में क्लॉज नंबर डबल डाल दिया. ऑल्दो मैं आपको ये बता रहा हूँ
मैं इसको डिटेल में नहीं कराऊंगा ज़्यादा, क्योंकि आईसीए ने एज सच नोटिफाई नहीं किया। ये वैसे आ चुका है बट आईसीए के पब्लिकेशन के अंदर नहीं है। बट इसको कुछ मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये कोई बहुत बड़ी एंट्री नहीं है। रीड करो, सप्लाई ऑफ गुड्स वेयरहाउस्ड इन अ एसईजेड और अ फ्री ट्रेड जोन, वेयरहाउसिंग वाला, to any person before the clearance for export or to the domestic tariff area. This is just like your sale of warehouse goods. This is just like the sale of warehouse goods, जिसको हम इनबाउंड सेल बोलते हैं, जिसको हम इनबाउंड सेल बोलते हैं। इस एसईजेड के अंदर या फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन, कहीं ना कहीं आपको पता है ना एसईजेड को हम इंडिया का पार्ट नहीं मानते, तो उस जोन के अंदर था, उसके अंदर वेयरहाउस हुआ था और वो वेयरहाउस गुड्स को मैंने आपको सेल कर दिया। लेट्स से मैंने आपको जो है वो इसको सेल कर दिया, तो अभी तक क्लियरेंस तो हुआ ही नहीं है। जैसे वेयरहाउस गुड्स का क्लियरेंस तो हुआ ही नहीं है, जब क्लियरेंस हो जाएगा, कस्टम ड्यूटी पे हो जाएगी, फिर वो इंडिया का पार्ट बन जाएगा, उसके बाद कुछ सेल होता है तो वो जीएसटी के अंदर आता है, तो ये अभी सप्लाई नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये ठीक है, इट्स नथिंग देयर। अभी आईसी ने आई डोंट थिंक ये पूछेगा, अलग से बताया नहीं आपके पब्लिकेशन के अंदर, बट पूछ भी लिया तो क्या ही फर्क पड़ता है इसके अंदर। अब चैप्टर नंबर 2 में बेसिक चार्जेस, जो अपना रेट ऑफ जीएसटी लगता है, आपने सुना होगा सर जीएसटी 2.0, जीएसटी 2.0 रेट्स बदल गए सर, कोर्स में है या नहीं है। अरे रेट्स तुम्हारे कोर्स का पार्ट ही नहीं है। देखो अब बस समझना, प्राइमरी रेट आपको मिलेंगे 5%, 18%, 40%। तो क्वेश्चन में जो रेट दिया उसको यूज करो ना, क्या ही फर्क पड़ता है। अपने को रेट थोड़ी लर्न करना है, अगर कल को रेट वो अतरंगी सा कोई दे देंगे तब भी मुझे वही यूज करना है। ओके, बस एक दो चीज़ें जहां पे हमें रेट्स का थोड़ा सा रेफरेंस पता होना चाहिए। इफ यू रिमेंबर, जीटीए के पास एक ऑप्शन होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म अवेल करने का, और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर दो रेट होते हैं। पहले आपने पढ़ा होगा 12% होता है जहां पे उसको आईटीसी मिल जाएगा, और 5% होता है जहां पे उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। अब वो 12 की जगह 18 हो गया, बिकॉज 12 हमने काइंड ऑफ एलिमिनेट कर दिया है। एक आध जगह लग रहा है अभी भी 12%, बट मेजरली सब जगह हमने उसको एलिमिनेट करके ट्विन ब्रैकेट के अंदर हम आ गए। So all the services, all the goods today you will find will be taxed either under 5% or either under 18%. तो वो 5 यहाँ पे है और 12 का 18 कर दिया। सिमिलरली रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है तो पहले 12 था विद आईटीसी, अब वो 18 हो गया, या फिर 5% विदाउट आईटीसी। जस्ट अ पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे आरसीएम के रेट में कोई फर्क नहीं है, आरसीएम में दोनों में 5% का रेट लगता है, नो चेंज व्हाटसोएवर। उसके बाद एग्जेम्पशन के अंदर हमने ना एक छोटा सा चेंज किया है। अब इस चेंज को जरा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वही चेंज दो तीन जगह अलग अलग जगह इंपैक्ट कर रहा है। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, जैसे एक ईसीओ है, ईसीओ तो आपको पता है ना क्या होता है, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, पोर्टर हो गया, डंजो हो गया, तुम्हारे मिंत्रा हो गए, ये जो भी ईसीओस काम कर रहे थे, ये लोकल डिलीवरी जो करते हैं ना। नाउ जस्ट पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से समझना, यहां पे आप हो कस्टमर, ठीक है, यहां पे आप हो कस्टमर और पीछे से सेलर है जो ईसीओ के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू उनके सेल करता है, ई कॉमर्स के थ्रू। ये जो लोकल डिलीवरी सर्विस दी जा रही है और अगर कोई डिलीवरी फी आपसे कलेक्ट करी जा रही है, तो इसके ऊपर ना जीएसटी का थोड़ा सा भूल भुलैया था, थोड़ा सा ग्रे एरिया था, थोड़ा सा ग्रे एरिया ऑफ टैक्सेशन था। कई कई जगह टैक्स लगाया नहीं जा रहा था। क्यों? क्योंकि सर ईसीओ बोलता था दैट दिस इज अ सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एंड आई एम नॉट अ जीटीए, आई एम नॉट इशूइंग एनी कंसाइनमेंट नोट, दिस इज ऑल्सो नॉट इनलैंड वाटरवेज एंड दिस इज ऑल्सो इनलैंड वाटरवेज नहीं, आई एम नॉट अ कोरियर। जो आप सीरियल नंबर 18 पढ़ते हैं, दैट सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एक्सेप्ट अ जीटीए और अ कोरियर इज गोइंग टू स्टैंड एग्जेम्प्ट। तो कहीं ना कहीं वो लगा के इसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट नहीं हो रहा था। अगर कहीं पे हम बोलते थे कि नहीं जीएसटी लगेगा, तो अगेन लिटिगेशन भी हो जाता था। मतलब देयर वाज थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला एरिया, चीजें कंसिस्टेंट नहीं थी। ऑल ओवर इंडिया ईसीओज में चीजें कंसिस्टेंट नहीं थी। उसको हमारे 22 सितंबर से जो वो सारे चेंजेस आए, आपको पता रहेगा, 56th काउंसिल मीटिंग के थ्रू जीएसटी 2.0, उन्होंने इन सब चीजों को प्लग किया। कैसे प्लग किया? अब ध्यान से समझना, आराम आराम से। सबसे पहले इन्होंने चेंज लाया जीटीए की डेफिनेशन के अंदर। यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीटीए? आपने क्या पढ़ी हुई है जीटीए की डेफिनेशन? जीटीए मींस द पर्सन हु इज सप्लाइंग द सर्विस इन रिलेशन टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एंड नॉट इशूइंग अ कंसाइनमेंट नोट। इसमें कोई फर्क नहीं है। नीचे एक एक्सप्लेनेशन डाला और बोला कि हम यहां से एक्सक्लूड करेंगे लोकल डिलीवरी सर्विसेज जो बाय ईसीओ या थ्रू ईसीओ हम करते हैं, जो बाय ईसीओ या थ्रू ईसीओ हम करते हैं। अब पे अटेंशन, जीटीए मींस एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड
एंड इशूज अ कंसाइनमेंट नोट, इसमें कोई चेंज नहीं है। बट आगे क्या बोल रहे हैं, डज नॉट इंक्लूड ईसीओ बाय हुम द सर्विस ऑफ लोकल डिलीवरी आर प्रोवाइडेड एंड ईसीओ थ्रू हुम द सर्विस बाय लोकल डिलीवरी आर प्रोवाइडेड। मतलब अगर ईसीओ अपने साइड से लोकल डिलीवरी कर रहा है या कोई ईसीओ के थ्रू लोकल डिलीवरी कर रहा है, मतलब सर ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ईसीओ पिक्चर में इन्वॉल्व है, चाहे वो खुद दे रहा है चाहे कोई ईसीओ के थ्रू दे रहा है। अगर ये पिक्चर में आ गए तो ये हमारा जीटीए नहीं होगा, मतलब इसको जीटीए के टैक्स फ्रेमवर्क से हमने बाहर किया, इसको जीटीए के टैक्स फ्रेमवर्क से हमने बाहर किया, क्योंकि जीटीए का एक अपना ही टैक्स फ्रेमवर्क लगता है, सीरियल नंबर 21 भी आपको पता रहेगा, चैप्टर नंबर 2 में अभी रिवीजन में भी मैंने कराया है, तो उसको पूरा जीटीए के फ्रेमवर्क से बाहर किया। सिमिलरली मैंने सीरियल नंबर 18 की जो एंट्री है जो बोलती है कि ये जो सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एक्सेप्ट आपका जीटीए एंड एक्सेप्ट कोरियर एज वेल एज जो लैंड इनलैंड वाटरवेज होता है, ये दोनों आपके एग्जेम्प्ट होते हैं, है ना, ये दोनों आपके एग्जेम्प्ट होते हैं, ये सीरियल नंबर 18 के अंदर। यहां से भी इसको हटा दिया, यहां से भी इसको हटा दिया, बोला नथिंग इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू लोकल डिलीवरी बाय ईसीओ और लोकल डिलीवरी थ्रू एन ईसीओ। तो कल को ईसीओ कुछ इनलैंड वाटरवेज के थ्रू डिलीवर कर रहा है, नहीं, हम एग्जेम्पशन नहीं देंगे, हमें टैक्स करना है। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट का इंटेंट है वो है इसके ऊपर अपने को जीएसटी लगाना है। तो स्टेप नंबर 1 इन्होंने क्या किया कि भैया जीटीए के फ्रेमवर्क से आप बाहर हो जाओ, जीटीए का एनालिसिस अलग चलता है, आप वहां से बाहर हो, आप सीरियल नंबर 18 से भी बाहर आ जाओ, आप सीरियल नंबर 18 से भी बाहर आ जाओ। तो सर इन शॉर्ट मेरे को क्या बोलने का मन है कि आप यहाँ पे टैक्स होने वाले हो। तो व्हाट इज द कंक्लूजन, कंक्लूजन इज कि आपकी ये जो डिलीवरी हो रही है चाहे बाय या थ्रू, वो आपकी टैक्स होने वाली है। नाउ यू माइट फील कि सर कुछ और भी अमेंडमेंट है क्या, कुछ ईसीओ, आपको याद रहेगा 9(5) में ईसीओ नोटिफाइड सर्विसेज, याद है आपको 9(5), यू रिमेंबर नोटिफाइड सर्विसेज, चैप्टर नंबर 12 टीसीएस के अंदर, वहाँ पे 4 आपने सर्विसेज पढ़ी थी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, होटल अकोमोडेशन, उसके बाद हाउस कीपिंग, रेस्टोरेंट सर्विस, याद है ना। उसके अंदर उन्होंने 5वां एंट्री डाला, पता है क्या डाला कि अगर कोई सर्विस लोकल डिलीवरी वाली, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ प्रॉपर ही थोड़ा सा, हालांकि मैंने नीचे उसको डाला है बट मैं यहीं पे कवर कर रहा हूँ, पे अटेंशन, इफ देर इज एनी लोकल डिलीवरी थ्रू ईसीओ एक्सेप्ट when the supplier is liable for registration under section number 22, तो वो 9(5) में कवर हो जाएगा, वो हमारी 5वीं एंट्री है। और सर 9(5) क्या कहता था, इट पुट्स डीमिंग प्रोविजन, वो कहता है कि वो सर्विसेज जो हमने यहाँ पे 5 बताई, वहां पे मान लिया जाएगा दैट ईसीओ इज द सप्लायर। ओ सर मतलब आप ऐसा कहना चाहते हो कि लेट्स से मेरा एक डिलीवरी का काम है, मैं एक डिलीवरी वाले भैया हूं, मैं एक डिलीवरी ड्राइवर हूं, ठीक है, शाम को पार्ट टाइम काम करता हूं और मैं जोमेटो के लिए खाना डिलीवर करता हूं, या फिर मैं डंजो के लिए काम करता हूं, ठीक है, या फिर मैं मिंत्रा के लिए कपड़े डिलीवर करता हूं कस्टमर्स के पास। तो ये जो मैं लोकल डिलीवरी इनके थ्रू कर रहा हूं, यहां पे एक सवाल आप पूछेंगे कि क्या ये डिलीवरी ड्राइवर इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 22, क्या ये लायबल टू बी रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन नंबर 22? इफ यस, मतलब अगर मेरा खुद का टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है या एमएमएनटी स्टेट्स में 10 लाख के ऊपर है, तो मेरे को ही रजिस्ट्रेशन लेना होगा, मैं ही टैक्स पे करूंगा। बट इफ आई एम नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22, मैं छोटे लेवल पे खेल रहा हूं, तो वहां पे 9(5) अप्लाई हो जाएगा और ईसीओ उसके ऊपर टैक्स पे करेगा, उस डिलीवरी सर्विस के ऊपर जीएसटी वो पे करेगा। रेट आपको लर्न नहीं करना है, ठीक है, पर जीएसटी वो लोग पे करेंगे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इस लोकल डिलीवरी के टैक्सेशन को सॉल्व किया है, रिजॉल्व किया है, कंफ्यूजन को सॉल्व किया है और बोला कि इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई है? क्या आपको ये बात समझ में आई? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुनना, दोबारा दिमाग में डालो ये पॉइंट कि सबसे पहले हमने इन लोकल डिलीवरी सर्विसेज बाय और थ्रू को जीटीए से बाहर किया कि भाई जीटीए ये नहीं है, ये ईसीओ जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या इसके थ्रू कोई डिलीवरी ड्राइवर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो लोग जीटीए नहीं है। सीरियल नंबर 18 में इनको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, हालांकि ये उसमें फॉल कर सकते थे, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एक्सेप्ट जीटीए एक्सेप्ट कोरियर, लेकिन वो इसके अंदर भी फॉल नहीं करेंगे, इनको टैक्स लेना है, वी वांट टू टैक्स देम। तो अब क्या केस बनेगा कि टैक्स तो लगेगा। अगर ईसीओ के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है तो ये 9(5) में कवर हो जाएगा, अनलेस इन वन केस वेयर आई एम लायबल टू बी रजिस्टर्ड। लेकिन सर व्हाट अबाउट लोकल डिलीवरी बाय ईसीओ, उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है ना। अरे सुनो ना, उसमें कंफ्यूजन क्या है? अगर लोकल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय ईसीओ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ईसीओ ही उसके ऊपर टैक्स पे करेगा। प्रॉब्लम आती है थ्रू ईसीओ में, क्योंकि उसके अंदर
द डिलीवरी ड्राइवर इज द सप्लायर, ड्राइवर हो सकता है या कल को कोई और कंपनी इसके अंदर काम कर रही है, वी डोंट केयर, मैं बता रहा हूं एक सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये ईसीओ के थ्रू अगर लोकल डिलीवरी प्रोवाइड कर रहा है तो यहां पे आप 95 लगाएंगे, जहां पे आप ये चेक करेंगे कि ये सप्लायर इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और नॉट। 22 मतलब उसका थ्रेशोल्ड ऊपर हो रहा है, 24 नहीं बोला मैं, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं, 22। तो उस केस में अगर वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है तो लेट हिम पे टैक्स, ठीक है। कहीं ना कहीं ये होटल एकोमोडेशन में भी हम ऐसा ही पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं हम हाउस कीपिंग के अंदर भी ऐसा ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर ये लायबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं है तो ईसीओ 95 के अंदर इसके ऊपर टैक्स पे करेगा, 95 का डीमिंग प्रोविजन लग जाएगा। ईसीओ अपने जीएसटीआर 3B के अंदर इसको आउटपुट सप्लाई दिखा के टैक्स पे करेगा और वो टैक्स आपका कैश में पे किया जाएगा, उसके लिए आईटीसी यूज नहीं किया जा सकता। ये पिछले अमेंडमेंट का, पिछले अटेम्प्ट के अमेंडमेंट्स में आया था बात 95 के रिस्पेक्ट में। आई थिंक आपको बहुत प्यारे तरीके से समझ आया। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये नोटिंग अगर कर सकते हो, मैं एक बार स्क्रीन दिखा देता हूँ, पॉज करो, नोटिंग करो, खुद से बनाओ नोटिंग, ठीक है। चलो खुद से बनाओ नोटिंग। और मैं आपको लगेगा सर इसके क्वेश्चंस बना सकते हैं क्या अपन, देखो अभी वाले में क्वेश्चंस डाल दूंगा ना, अननेसेसरी लंबा वीडियो बन जाएगा, कंफ्यूजन रह जाएगा। अभी आप एक बार कंसेप्ट्स को पूरा एक क्या कहते हैं आयन डाउन कर लो, सारे फाइन ट्यून कर लो कंसेप्ट्स को विद अमेंडमेंट्स। फिर मैं जो सुपर 50 इस बार बनाने वाला हूँ, सुपर 50 सुपर 60, उसके अंदर आई विल इंक्लूड सम शॉर्ट टारगेटेड क्वेश्चंस ऑन द अमेंडमेंट, ठीक है। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, चलो खुद बनाओ, डाउट आता है तो मैं हूं ना, ठीक है, मैं हूं ना, चलो आ जाओ। तो ये हो गया, ये हो गया। अब हमारे कुछ लाइफ इंश्योरेंस का एग्जाम्पशन जो तुमने सबसे ज्यादा सुना होगा मार्केट के अंदर कि सर लाइफ इंश्योरेंस एग्जाम्प्ट है, वो उसके बारे में थोड़ा समझ लो किसके लिए एग्जाम्प्ट है। सबसे पहले ये चीज समझना, इंडिविजुअल और उसकी फैमिली के लिए एग्जाम्प्ट है। तो इफ द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट बोले तो पर्सन लायबल टू पे द कंसिडरेशन, है ना। तो इफ दैट पर्सन इज एन इंडिविजुअल या उसकी फैमिली, सर फैमिली मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट आपका बना है ना इंश्योरेंस का, उसके अंदर फैमिली जो डिफाइंड है, ऐसे जनरल फैमिली नहीं आपको वर्ड यूज करना है, जनरल फैमिली डेफिनेशंस जो हमारी होती है वो वाली नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो फैमिली डिफाइंड है वो। तो मेरी इंडिविजुअल और मेरी फैमिली, हमारे लिए जो हमारा प्रीमियम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर कोई ग्रुप है तो आपका ग्रुप यहां पे कवर नहीं किया जाएगा। So just pay attention. Services of life insurance business provided by an insurer to the insured where the insured is not a group. और ग्रुप का मतलब क्या होता है, जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज ग्रुप हो सकते हैं, या फिर आपका कोई और लेट्स से कोई और मोर देन वन पर्सन है जिसके अंदर कोई देयर इज सम रिलेशनशिप, ठीक है, कुछ ना कुछ एसोसिएशन है, तो वो यहाँ पे ग्रुप की तरह आ सकते हैं। तो बेसिकली हमें ग्रुप को यहाँ पे फायदा नहीं देना है, तो सिंपल है, इंडिविजुअल रहेगा या इंडिविजुअल की फैमिली रहेगी। So pay attention. For removal of doubts, it is hereby clarified that this exemption shall apply to the contract of insurance where the insured is an individual and family. And for the purpose of this, family shall include all individuals insured as family in the contract of insurance. तो जनरली क्या होता है, स्पाउस हो गया, बच्चे हो गए, माँ बाप आ सकते हैं इसके अंदर, वो डिफाइन किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और हमारा क्वेश्चन हमें बताएगा। सिमिलर चीज एज इट इज हमें हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर भी लगाना है। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, तबीयत खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, मेडिकल सर्जरी, वो सब इसके अंदर आ जाता है। फिर चाहे वो आईपीडी का प्रोसीजर हो, ओपीडी का प्रोसीजर हो, आउट पेशेंट का हो, ट्रैवल कवर हो, पर्सनल एक्सीडेंट कवर हो, हेल्थ इंश्योरेंस के सारे फॉर्म्स यहाँ पे कवर कर लेंगे। और सर इनके रिस्पेक्ट में री इंश्योरेंस भी एग्जेम्प्ट है, मतलब मेन इंश्योरेंस इज एग्जेम्प्ट, उसका री इंश्योरेंस भी एग्जेम्प्ट। तो लेट से एलआईसी ने ये इंश्योरेंस इंडिविजुअल को दिया और कल को एलआईसी ने इसका री इंश्योरेंस एचडीएफसी को दिया, तो इसका भी जो री इंश्योरेंस का अमाउंट है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। मैं काम करूंगा यहाँ पे, या तो ग्रुप का भी उन्होंने डिफाइन किया है, ग्रुप इज नथिंग, जस्ट एक मोर देन वन पर्सन रहेगा, रिलेशनशिप रहेगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो सकता है, अदर देन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ग्रुप्स हो सकते हैं, कोई भी रिलेशनशिप के अंदर हो सकता है, तो वो इसके अंदर ग्रुप की तरह कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा क्लियर कट ये इंडिविजुअल है या ग्रुप है, डोंट वरी फॉर दैट पार्ट। चलो टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर जो सबसेक्शन 4 थे हमारे, दैट यूज्ड टू टॉक अबाउट द टाइम ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू द वाउचर्स, दैट वेदर द सप्लाई रिडीमेबल इज आइडेंटिफाइबल और नॉट, वो ओमिट कर दिया गया है। क्यों ओमिट करा है, क्योंकि वाउचर्स का ट्रांजैक्शन आज सप्लाई होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है ये मत पूछना, ये पहले हो चुका है, ये अमेंडमेंट नहीं है, फिर भी याद दिलवा देता हूँ। इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन आरबीआई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट तो वो मनी का फॉर्म ले लेगा, एंड मनी इज नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज। अगर आरबीआई रिकॉग्नाइज नहीं है तो स्टिल इट विल बी अ एक्शनेबल क्लेम एंड इट इज नॉट अ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, तो वो अल्टीमेटली शेड्यूल 3 से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इनका हमारे लिए अब कोई मतलब बचा नहीं है, और जिनका मतलब नहीं बचा उनको बाहर फेंक दो, ओके। चलो नेक्स्ट पे आओ, चैप्टर नंबर 6 वैल्यूएशन 15(3)(b)(2 क्या है सर ये 15(3)(b)(2)? 15(3) है आपके डिस्काउंट्स। 15(3)(b)(2 के अंदर हम पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की बात करते हैं।
पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में देयर आर टू कंडीशंस इफ यू वांट टू रिड्यूस दैट डिस्काउंट फ्रॉम द वैल्यूएशन. कंडीशन नंबर 1 क्या है आपका, दैट द डिस्काउंट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ सम एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बिटवीन सप्लायर रेसिपिएंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई. कंडीशन नंबर 2 क्या है, रेसिपिएंट अपना आईटीसी रिवर्स करेगा. यस, उसी के बारे में ना एक सर्कुलर था मार्केट में, दैट इज सर्कुलर नंबर 2126/2024 GST. दिस वाज इन बैक इन 2024, जो इस प्रोसीजर को थोड़ा सा, इस कंडीशन के बारे में थोड़ा सा प्रोसीजर आके बताता था. ये प्रोसीजर क्या बताता था कि ये जो कंडीशन है ना, ये कैसे मार्केट में वेरीफाई होएगी, ये कैसे वेरीफाई किया जाएगा दैट द रेसिपिएंट हैज रिवर्स द आईटीसी. तो उन्होंने क्या बोला था, अगर जो टोटल टैक्स है आपका एक रेसिपिएंट के रिस्पेक्ट में जो क्रेडिट नोट में जा रहा है, क्रेडिट नोट क्यों, क्योंकि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, तो क्रेडिट नोट के थ्रू हम उसको डिस्काउंट पास ऑन करते हैं, राइट, यू रिमेंबर, राइट, बेसिक से ये. तो उसके रिस्पेक्ट में जो टैक्स का कंपोनेंट है वो पूरे साल में अगर रेसिपिएंट का, एक पर्टिकुलर रेसिपिएंट का 5 लाख रुपीस तक है, तो उस केस में द सप्लायर वाज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ सेल्फ डिक्लेरेशन फ्रॉम द रेसिपिएंट दैट मैंने आईटीसी रिवर्स कर दिया है. अगर वो 5 लाख के ऊपर था तो रेसिपिएंट को बोला जाता था आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक कॉस्ट अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट लेके आइए जो कि ये प्रूव करेंगे, सर्टिफाई करके देंगे दैट रेसिपिएंट हैज रिवर्स द आईटीसी. अब ये सर्कुलर एग्जिस्ट नहीं करता, ये प्रोसीजर जो है ये कंबरसम था, ये अब एग्जिस्ट नहीं करेगा. अब जीएसटी पोर्टल इसको चेक कर सकता है कहीं ना कहीं, मैचिंग लेवल पे, आईएमएस, ये सब चीज़ें जीएसटी पोर्टल पे चेंज हो रही है, बट ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करते. बस आप ये समझना कि ये प्रोसीजर अब आपको रिक्वायर्ड नहीं है कंप्लाई करने के लिए. ओके, सिंपल. रूल नंबर 31A, लॉटरी का जो वैल्यूएशन करते थे उसके अंदर टिकट का प्राइस लेते थे या नोटिफाइड प्राइस लेते थे और उसको डिवाइड करते थे 128 से और उसका हायर वाला वैल्यू लेते थे. अब बस वो 28 की जगह 40 हो गया, क्योंकि अब 28 रेट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो डीमेरिट रेट 40 हो गया, तो वो 40 आपको लेना पड़ेगा. तो हायर ऑफ 100/140 ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द टिकट या 100/140 ऑफ द नोटिफाइड प्राइस, जो कि स्टेट नोटिफाई करता है गजीट के अंदर. क्या ये बात समझ में आ रही है? बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है, बस रेट चेंज है. चलो, अब एक ना सर्कुलर है 25108/2025 जिसने बहुत सारी बातें क्लैरिफाई करी है विद रिस्पेक्ट टू द पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट. अब ये जो है, इफ यू ट्राई टू सी दिस, मैंने इसके अंदर लैंग्वेज की कटिंग नहीं करी है, जैसा मेरे बुक के अंदर है मैंने वैसा ही डाला है इसके अंदर. आपको लगेगा ये पूरा 2 पेजेस का क्या कहानी है, मैं एकदम आपको सिंपल मैनर में बताऊंगा, ठीक है. आपको उसी मैनर में अपनी नोटिंग कर लेनी है, यहीं पे साथ में नोटिंग कर लेना, लगे तो एक और बार सुन लेना, बट नोटिंग यहीं पे अपनी करना, ताकि आप पेपर के टाइम पे इतना सारा यू वोंट बी हैविंग द टाइम टू इन्वेस्ट इतना सारा, ठीक है. तो एक बार फटाफट से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या हम डिस्कशन करेंगे. वेदर फुल आईटीसी इज अवेलेबल टू द रेसिपिएंट when he makes the discounted payments to the supplier on account of commercial credit note issued by the said supplier. You know what is the meaning of commercial credit note? कमर्शियल क्रेडिट नोट को और भी क्या बोलते हैं सर? फाइनेंशियल क्रेडिट नोट. कमर्शियल क्रेडिट नोट और फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इज अ क्रेडिट नोट विदाउट एनी जीएसटी इंपैक्ट, विदाउट एनी जीएसटी इंपैक्ट. तो फॉर एग्जांपल अगर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट हो रहा है और उसके अंदर कंडीशंस पूरी नहीं हुई, एग्रीमेंट नहीं था या फिर रेसिपिएंट ने आईटीसी कम नहीं किया, तो सप्लायर रेसिपिएंट को पैसा वापस कर सकता है लेकिन वैल्यूएशन कम नहीं कर सकता. तो लेट से 1000 का क्रेडिट नोट इशू हो रहा है, तो 1000 आप वापस करो लेकिन उसके ऊपर जीएसटी का इंपैक्ट नहीं आएगा, तो सप्लायर अपना वैल्यूएशन कम नहीं करेगा. तो वो पूछ रहे कि क्या रेसिपिएंट को अपना आईटीसी कम करना है क्या? नो. मुझे एक बात बताओ, जब निर्मला ताई सप्लायर को वैल्यूएशन चेंज करने को नहीं दे रही है, वो कह रही है आप अपना वैल्यूएशन कम नहीं कर सकते, इसीलिए तो ये कमर्शियल क्रेडिट नोट है या फाइनेंशियल क्रेडिट नोट है, तो रेसिपिएंट अपना आईटीसी क्यों कम करेगा? अगर ये कम करेगा अपना वैल्यूएशन तो सामने वाला आईटीसी कम करेगा. तो क्या यहाँ पे कोई आईटीसी रिवर्सल की रिक्वायरमेंट है क्या फॉर द पर्पस ऑफ द रेसिपिएंट? आंसर इज नो. नो जीएसटी इंपैक्ट, नो वैल्यूएशन इंपैक्ट, हेंस व्हाई वुड देयर बी एनी आईटीसी इंपैक्ट? रेसिपिएंट अपना आईटीसी क्यों कम करेगा भला? ठीक है, तो वही बात यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई करी है दोबारा, ये नहीं करते तब भी चल जाता. इट्स ओके, वेरी सिंपल. नेक्स्ट, अब ध्यान से समझना थोड़ा, मैं आपके सामने कहानी ले रहा हूं. यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर है, ओके, यहाँ पे बीच में एक डीलर है और यहाँ पे एक कस्टमर है, लेट्स से मैं, और मैं एक होंडा सिटी खरीद रहा हूँ. सो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर होंडा है, यहाँ पे एक डीलर है उसका नाम है क्रिस्टल होंडा, तो मैं भी क्रिस्टल लिख रहा हूँ, और यहाँ पे कस्टमर है दैट इज मी. तो ये गाड़ी मैन्युफैक्चरर डीलर को देता है और डीलर आगे मेरे को देता है. यही ट्रांजैक्शन होता है रियल लाइफ में, हम ऐसे ही काम कर रहे हैं. अब एक इशू को समझते, इशू ढंग से रीड करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम जब तक समझ नहीं आएगा सोल्यूशन नहीं समझ आएगा. सोल्यूशन मैं आपको इजी मैनर में बताऊंगा लेकिन इशू ढंग से रीड करो. वेदर अ पोस्ट सेल डिस्काउंट विच इज ऑफर्ड बाय अ मैन्युफैक्चरर टू द डीलर
or the distributor would be treated as a consideration by the manufacturer for dealer supply of the goods to the end customer as a monetary value of the inducement to supply the goods manufactured by him to the end customer. कल को इन्होंने गाड़ी सेल करी है ना, होंडा सिटी लेट से गाड़ी इन्होंने सेल करी, अब समझ जाना ठीक है ये गाड़ी है करके, ठीक है। सुनो, कल को ये कार सेल हो गई है और आफ्टर द कार सेल इन्होंने एक डिस्काउंट ऑफर किया, तो दैट इज अ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, जिसको हम पोस्ट सेल डिस्काउंट भी बोल सकते हैं। तो मार्केट में ये क्वेरी आया कि क्या ये डिस्काउंट को हम ये बोल सकते हैं क्या कि इट इज अ कंसिडरेशन बाय मैन्युफैक्चरर टू द क्रिस्टल, मतलब डीलर कोई सप्लाई दे रहा है और मैन्युफैक्चरर कोई इसका कंसिडरेशन दे रहा है। फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? फॉर मैन्युफैक्चरर ट्राइंग टू पुश और इंड्यूस मतलब एनकरेज द डीलर कि आप हमारी गाड़ी आपके कस्टमर को सेल करो ना। ए डीलर, मैं तेरे को पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट देता हूं, तू आगे हमारी गाड़ी जरा पुश कर ना कस्टमर को। तो क्या यहाँ पे कोई सप्लाई ऑफ सर्विस हो रही है क्या, जिसके अंदर सप्लायर ये है, रेसिपिएंट ये है, और वो जो कंसिडरेशन है दैट इज इन फॉर्म ऑफ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। बेसिकली गवर्नमेंट यहाँ पे ये एनालाइज कर रही है कि हमारा कहीं पे जीएसटी का लॉस तो नहीं हो रहा है। जीएसटी का लॉस क्यों? ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के नाम पे कोई नया सर्विस तो नहीं खड़ा हो रहा है, और वो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट इज अ कंसिडरेशन इटसेल्फ फॉर दैट सप्लाई ऑफ सर्विस। यहाँ पे क्लैरिफाई किया दो केसेस के थ्रू। केस नंबर 1, नो एग्रीमेंट बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड एंड कस्टमर, मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरर और मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, इन्होंने गाड़ी बेचा, कहानी खत्म, सेल खत्म, दिस इज माई न्यू सेल, हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर दिस पर्टिकुलर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट इज नॉट अ कंसिडरेशन, यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं हो रहा। सर इन्होंने इसके पीछे की बैकिंग क्या दी है, ध्यान से समझना। एक बार ये सेल आपकी कंक्लूड हो जाती है ना, तो नाउ द ओनर इज डीलर, दैट इज द क्रिस्टल होंडा। ये जो क्रिस्टल है नाउ दैट इज द ओनर ऑफ द गुड्स। ये एक बार सेल कंक्लूड हो गई तो उसके बाद मैन्युफैक्चरर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, नाउ इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द डीलर। अब ये आगे सेल करे ना करे इसको क्या फर्क पड़ता है। तो अगर ये कोई पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दे भी रहा है ना, तो उसका किसी नए सप्लाई, नए टैक्सेबल इवेंट से कोई लिंक नहीं है। ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग कर रहा होगा, ये आपस में कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग कर रहे हैं और सिर्फ इसी को रीवैल्यू कर रहे हैं। मतलब दैट पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट इज नॉट अ कंसिडरेशन फॉर एनी न्यू सप्लाई ऑफ सर्विस, कि नहीं हम इसको ना पुश कर रहे हैं कि आप हमारी गाड़ी बेचो, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये दोनों अलग अलग सेल है, ये दोनों अलग अलग सेल है। परचेज होने के बाद इस गाड़ी की जो सारी टेंशन है, इस गाड़ी की ओनरशिप और रिस्क रिवॉर्ड है, वो डीलर के पास है। फिर डीलर आगे सेल करे ना करे वो इसकी हेडेक है, इसकी नहीं। तो इन दोनों के बीच में देयर इज नो रिलेशनशिप, कोई नया सप्लाई नहीं है, कुछ नहीं है। इन्होंने क्लैरिफाई किया देयर आर टू डिफरेंट इंडिपेंडेंट सेल ट्रांजैक्शंस, इन दिस द सेल इज कंप्लीटेड ऑन द ट्रांसफर ऑफ टाइटल। तो ये टाइटल इनके पास आ गया, कहानी खत्म हो चुकी है। These discounts are simply given for competitive pricing to push the sale and merely reduce the sale price, not linked to any independent activity rendered to the manufacturer। मतलब कोई नया independent activity of supply नहीं है, कोई नया taxable event नहीं हो रहा है, आपने सिर्फ इसकी प्राइस को रीवैल्यू किया है। एंड सिंस ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में वो कंडीशंस अगर नहीं सेटिस्फाई हो रही तो वैल्यूएशन पे भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन क्लैरिफाई क्या किया कि ये कोई नया सप्लाई नहीं है। इसको 2 बार रीड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो अब मैं आपके साथ एक केस नंबर 2 लेता हूं। एक एग्जांपल को आप इग्नोर कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ऊपर आपको करा दिया है, ठीक है। एंड डोंट वरी, इसमें से अगर क्वेश्चंस आए तो बड़ी डायरेक्ट आएंगे, टेंशन मत लेना। केस नंबर 2 पे ध्यान दो। मैन्युफैक्चरर हैज सम एग्रीमेंट विद एन एंड कस्टमर टू सप्लाई द गुड्स एट ए डिस्काउंटेड रेट। मैन्युफैक्चरर मे इशू अ कमर्शियल और फाइनेंशियल क्रेडिट नोट टू द डीलर एनेबलिंग द डीलर टू प्रोवाइड द गुड्स एट एन एग्रीड डिस्काउंटेड रेट टू द एंड कंज्यूमर। सुनना मेरी बात, यहां पे मैन्युफैक्चरर है, यहां पे डीलर है और यहां पे कंज्यूमर है। अब यहां पे मेरा और मैन्युफैक्चरर का एक एग्रीमेंट हुआ है कि मुझे गाड़ी 8 लाख रुपए में चाहिए, डीलर की प्राइस 9 लाख है। डीलर ने लेट से यहां पे खरीदी और वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके 9 लाख में सेल करने वाला था, बट मुझे तो 8 लाख में चाहिए। मैंने तो बोल दिया भाई मैन्युफैक्चरर, हमारा हम दोनों का एग्रीमेंट है, नाउ यू एंश्योर दैट आई गेट दिस नॉट एट 9 lakhs बट रादर देन 8 lakhs, बिकॉज हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट है। मैन्युफैक्चरर ने डीलर को कॉल किया, बोला सुन ना भाई, कस्टमर के साथ एग्रीमेंट है, क्या प्रॉब्लम है तुझे। डीलर कह रहा है मेरा तो 9 लाख प्राइस है, मैं क्यों 1 लाख रुपए कम में बेचूं। तो मैन्युफैक्चरर बोलता है बस इतनी सी बात, मैं आपको देता हूं ना 1 लाख रुपीज, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट में आपको इशू कर देता हूं एक,
आपका जो गाड़ी की कॉस्ट है जो आपने मेरे से खरीदी है हम उसको कम कर देते हैं, आपको फायदा दे देते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं। फाइनेंशियल क्यों? क्योंकि इसका कोई जीएसटी पे इंपैक्ट नहीं होगा इस गाड़ी के। बेटा जी ध्यान से सुनना एक बात, प्लीज ध्यान से सुनना, यहाँ पे कहानी क्या चल रही है, नहीं तो आप खो जाओगे। इस गाड़ी को जो सेल किया है इसके रिस्पेक्ट में हम क्रेडिट नोट दे रहे हैं, लेकिन एनालिसिस ये चल रहा है कि क्या ये क्रेडिट नोट में जो पैसा जा रहा है कौन कहां से जा रहा है, मैन्युफैक्चरर टू द डीलर जा रहा है। क्या ये पैसा अपने आप में एक कंसिडरेशन है क्या फॉर सम अदर सप्लाई टैक्सेबल इवेंट, हम ये एनालाइज कर रहे हैं बस। इन दोनों के बीच में मैन्युफैक्चरर अलग से पैसा नहीं मार रहा मुंह पे डीलर के कि ले भाई अलग से 1 लाख रुपए ले, वो कह रहा है उसी का गाड़ी का मैं फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू कर देता हूं, तो इन शॉर्ट मैं आपको 1 लाख रुपीस पे कर रहा हूं। तो वो निर्मलता यहां पे एनालाइज कर रही है कि क्या वो 1 लाख अपने आप में कंसीडरेशन फॉर सम सप्लाई है क्या। तो ध्यान से सुनना, मैन्युफैक्चरर ने डीलर को इस केस में 1 लाख रुपीस का एक क्रेडिट नोट इशू कर दिया, दैट इज अ फाइनेंशियल क्रेडिट नोट। फाइनेंशियल मतलब नो जीएसटी इंपैक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस कार, ये तो अलग ही था, ये तो अलग ही था, यहाँ पे कोई आपकी 15(3) की कंडीशंस पूरी नहीं होंगी, तो इसका तो कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन बात ये आती है कि क्या ये फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इज अ कंसीडरेशन फॉर सम अदर सप्लाई, आंसर इज यस। तो इस केस में क्या होगा, डीलर कस्टमर से 8 लाख रुपीस लेगा, लेकिन उसका वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई 8 लाख प्लस 1 लाख हो जाएगा, ये क्लैरिफाई किया। और सर फील फैक्टर पकड़ेगा एक बार, फील फैक्टर अगर ये सब कहानी नहीं होती तो कस्टमर से तो 9 लाख ही आने वाला था ना, ये तो तुम्हारे एग्रीमेंट के चक्कर में ये जबरदस्ती का 1 लाख क्रेडिट नोट आके सामने वाले से 8 लाख लिया। तो निर्मला ताई कहती है हम अपना जीएसटी का लॉस क्यों कराए, आप टोटल कंसिडरेशन 9 लाख मानो, आप जीएसटी 9 लाख पे करो, कस्टमर से 8 लाख ले लो। सो नाउ पे अटेंशन, इन दिस केस it is clarified that such a post sale discount given by manufacturer to the dealer for supplying the goods to the end consumer at a discounted rate should be included in the overall consideration as it is an inducement towards supply of goods by the dealer to the end customer। तो ये पैसा क्यों दिया है, ये पैसा मैन्युफैक्चरर ने डीलर को इसलिए दिया है ताकि वो आगे 8 लाख में सप्लाई करे। तो यस यहाँ पे एक सप्लाई हो रही है और उस सप्लाई की वैल्यूएशन 9 लाख पे जीएसटी जाएगा, इट इज द पार्ट ऑफ द ओवरऑल कंसिडरेशन फॉर द कार। क्लियर? ओके। थर्ड एकदम सिंपल है, बड़ा सा दिख रहा है लेकिन एकदम सिंपल है कि सपोज दोबारा हम तीनों पार्टीज रिपीट करते हैं, यहां पे मैन्युफैक्चरर है, यहां पे डीलर है और यहां पे है कंज्यूमर। ये बोल रहा है कि जब ये डीलर कुछ एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज वगैरह करता है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, एडवर्टाइजिंग कैंपेन कर रहा है, कोई एड्स रन कर रहा है, ठीक है, कोई प्रमोशन वगैरह कर रहा है, तो क्या वो ये जो सब काम कर रहा है क्या वो मैन्युफैक्चरर के लिए कर रहा है, कोई सप्लाई है क्या? नो, एज आई टोल्ड इन द स्टार्ट, ये अलग ट्रांजैक्शन है, ठीक है, और ये अलग ट्रांजैक्शन है, देयर आर 2 सेपरेट ट्रांजैक्शंस। तो डीलर ये सब काम कर रहा है अपनी सेल करने के लिए, जो वो गाड़ी खरीद चुका है मैन्युफैक्चरर से, वो अपनी सेल बढ़ा रहा है, वो अपने पीएनएल का सेल वैल्यू बढ़ा रहा है, रेवेन्यू बढ़ा रहा है, उसका कोई लिंक नहीं है। लेकिन अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि ये को ब्रांडिंग करेंगे जिसमें डीलर ये काम मैन्युफैक्चरर के लिए करेगा, एग्रीमेंट में लिख दिया आपने कि नहीं डीलर आप एडवर्टाइजिंग करोगे हमारे लिए, होंडा का एडवर्टाइजिंग होना चाहिए ताकि कार बिकनी चाहिए, तो वो सप्लाई बन जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आज सच कोई दिग्गज पॉइंट नहीं था। सो इफ यू आस्क मी द फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट आर नथिंग, सेकंड पॉइंट इज वेयर द एंटायर कंसेप्ट लाइज। तो देखो नॉर्मल अगर आप अपना सेल वगैरह करते हो, प्रमोशन करते हो सेल्स बूस्ट करने के लिए, तो ये आप अपने रेवेन्यू के लिए कर रहे हो, डीलर यू आर डूइंग दिस फॉर योर ओन रेवेन्यू, ठीक है। तो इस केस में जो है अगर कोई डिस्काउंट वगैरह आता भी है, कोई पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट आता है, तो वो सिर्फ गुड्स के रिस्पेक्ट में, सिर्फ ये गाड़ी जो आपने बेची है ये उसके रिस्पेक्ट में, इट इज नॉट अ कंसिडरेशन फॉर एनी अदर सप्लाई, कोई नया टैक्सेबल इवेंट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई उसके ऊपर जीएसटी अलग से नहीं आएगा। लेकिन GST would be leviable in those cases where the dealer undertakes specific sales promotion activities, co-branding, customization, exhibitions, and वो explicitly agreement में लिखा गया है कि हम आपके लिए advertising, co-branding करेंगे और आप हमें post supply discount देना। तो वो जो post supply discount है वो पैसा ही तो है, अरे कुल मिला के वो मनी ही तो है, कंसिडरेशन ही तो है, तो वो सारे पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई हिट करेगा सेक्शन 7 के और उस पर जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर पे आओ, ये कुछ नहीं है। नाउ यू नो आईएसडी का पूरा मैकेनिज्म हमने रिप्लेस किया मतलब फंडामेंटली चीजों को थोड़ा चेंज किया है। अब आईएसडी के अंदर आरसीएम ट्रांजैक्शंस जो होती है ना, वो भी टैक्स हम पे करके अपने
सेम यूनिट्स जो हमारे पैन के अंदर रजिस्टर्ड है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहले उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हुआ करता था, तो अब आप आरसीएम का भी टैक्स पे कर सकता है आईएसडी और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो पहले रूल के अंदर ना सिर्फ सीजीएसटी के आरसीएम का रेफरेंस था, आईजीएसटी के आरसीएम का रेफरेंस नहीं था। तो वो उन्होंने ठीक कर दिया कि नाउ आईजीएसटी के आरसीएम भी हो सकता है ना, अगर आप कुछ इंपोर्ट वगैरह करते हो या आपका कोई इंटरनेचर का आरसीएम होता है तो वो भी आप पे करो और अपने यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो दिस इज जस्ट प्रोसीजरल फिक्स किया इन्होंने, बाकी इसके अंदर कोई फंडामेंटल चेंज नहीं है। तो आईटीसी ऑफ द सर्विसेज टैक्सेबल अंडर आरसीएम अंडर सीजीएसटी एज वेल एज आईजीएसटी नाउ कैन बी रिसीव्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आईएसडी। 17(5)(d), ठीक है, सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ब्लॉक क्रेडिट। 17(5)(c) वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, उसमें आपको याद रहेगा सफारी रिट्रीट्स का केस था। क्या था सफारी रिट्रीट्स? कमर्शियल मॉल बांधा था कि हमारे क्लाइंट ने, और उसके ऊपर गुड सर्विसेज अलग अलग लिए थे, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में नहीं लिए थे, अलग अलग लिए थे, और उन्होंने उसको उस मॉल को प्लांट माना था। और 17(5)(d) में पहले क्या लिखा था वर्ड्स? प्लांट और मशीनरी। तो मशीनरी तो नहीं है लेकिन प्लांट माना था और उसके ऊपर जीएसटी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था। जो बात सीधा गवर्नमेंट को लगी और गवर्नमेंट ने बोला नहीं, 17(5)(d) में भी हम नाउ प्लांट एंड मशीनरी करेंगे, तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली अब एक्टिव हो चुका है। तो प्लांट एंड मशीनरी यूज करना है 17(5)(d) में, और प्लांट एंड मशीनरी का मतलब आपको ऑलरेडी पता है जो आप 17(5)(c) के अंदर पढ़ते हो, याद है ना, कि डज नॉट इंक्लूड सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकॉम टावर्स, एनी लैंड, एनी बिल्डिंग और एनी पाइपलाइन विच इज आउटसाइड द फैक्ट्री। याद है? ठीक है, बस उन्होंने वो ठीक किया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 के सेक्शन नंबर 34 के अंदर इन्होंने छोटा सा एक अमेंडमेंट किया जो कि चीज़ों को ठीक किया है। इन्होंने बोला है कि क्रेडिट नोट के थ्रू अपना जो सप्लायर है वो अपना वैल्यूएशन को कम कर सकता है। वैल्यूएशन को कम कर सकता है मतलब उसकी जो जीएसटी की लाइबिलिटी है वो उसको रिड्यूस कर सकता है ना। यस, प्रोवाइडेड क्या कि आपका जो रेसिपिएंट है इफ ही इज रजिस्टर्ड तो वो अपना आईटीसी कम करेगा। तो कहीं ना कहीं इसको कंसिस्टेंटली रखा है लाइक योर 15(3)(b)(2), वहां पे भी ये कंडीशन थी कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में रेसिपिएंट आईटीसी कम करेगा। तो वही बात इन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिफाई करी है, देखो कैसे। नो रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द सप्लायर परमिटेड इफ आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू सच क्रेडिट नोट हैज नॉट बीन रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट वेयर द रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। ये पहले ऐसा लिखा नहीं था, उन्होंने सिर्फ ऐसा जनरल लिखा था इस बारे में, इंस्टेंस के बारे में कि इंसिडेंस पास ऑन हुआ या नहीं हुआ उसके ऊपर। बट अब इन्होंने क्लैरिफाई किया कि अगर रेसिपिएंट मेरा रजिस्टर्ड है तो उसने आईटीसी लिया रहेगा, तो अगर वो आईटीसी कम कर देता है तो मैं यहाँ पे अपना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम कर सकता हूँ, क्रेडिट नोट को डिक्लेयर करके लायबिलिटी को एडजस्ट कर सकता हूँ। बट व्हाट इफ इज एनी अदर केस, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में आप अपना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम नहीं कर सकते इफ इंसिडेंस इज पास्ड ऑन टू एनी अदर पर्सन इन अदर केसेस। तो यहाँ पे काइंड ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट का कंसेप्ट लग रहा है कि अगर आपका रेसिपिएंट आपने सेल कर दिया सपोज और आपका रेसिपिएंट जो है वो अनरजिस्टर्ड है, तो उससे आपने जीएसटी भी तो कलेक्ट किया रहेगा। तो जीएसटी अगर उससे कलेक्ट कर लिया तो आप दोबारा अपना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम कैसे करेंगे? आपको तो डबल बेनिफिट मिल जाएगा। तो उस केस में आपको यू कैन नॉट रिड्यूस इट बिकॉज द इंसिडेंस इज पास्ट। लेकिन अगर आपने वो माल सेल ही नहीं किया, आपने माल सेल ही नहीं किया और उस पे इंसिडेंस ही नहीं पास किया, या तो सेल किया बट आपने इंसिडेंस नहीं पास किया। इंसिडेंस मतलब बर्डन ऑफ टैक्स, वो जो एक्सेस पैसा गया है जीएसटी का वो आप ही की जेब से गया है। नो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ठीक है, तो अगर आपने इंसिडेंस पास ऑन किया मतलब आपने जीएसटी किसी से रिकवर कर लिया अनरजिस्टर्ड आदमी से, तो फिर उस केस में हम आपको आउटपुट लायबिलिटी कम नहीं करने देंगे। और अगर ये रजिस्टर्ड है तो उसने आईटीसी लिया रहेगा तो उसका आईटीसी कम करवाओ और आप यहाँ पे अपना आउटपुट लायबिलिटी कम कर दो। तो ये कोई बहुत बड़ा अमेंडमेंट नहीं है, ये जस्ट उन्होंने चीजों को क्लैरिफाई किया है डिपेंडिंग कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ व्हाट सप्लायर एंड रेसिपिएंट का स्टेटस क्या है। तो ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया 9(5) में नोटिफाइड सर्विसेज में ऐड किया है, सर्विसेज बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग द सर्विसेज थ्रू ईसीओ इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर 22। 2 पॉइंट्स आई एम अगेन स्ट्रेसिंग, लायबल बोले फिर एक्चुअल रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, अभी हमें नहीं पता, ठीक है, हो सकता है लायबल हो बट गलती करके बैठा हो, स्टिल वो 9(5) में कवर नहीं होगा। एंड 24 नहीं वर्ड यूज कर रहा, 24 इज द मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज योर चैप्टर नंबर 13 रिटर्न्स के अंदर एक छोटा सा एग्जामिशन एनुअल रिटर्न का, ये बुक में भी अपडेट करना जिन्होंने थोड़ा सा प्री बुकिंग में बुक ली होगी, ओके, क्योंकि ये एग्जामिशन उसके अंदर नहीं डाला था। ध्यान से सुनो, अगर किसी साल में आपका एनुअल टर्नओवर मतलब एग्रीगेट टर्नओवर फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर डज नॉट क्रॉस 2 CR, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 44। सेक्शन 44 में भी आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उस साल के लिए।
एवरी ईयर चेक करना है। लिमिट इज 2 CR एग्रीगेट टर्नओवर। GSTR2B ये बड़ा ही प्रोसीजरल चेंज है, कई बच्चे उसको नहीं भी करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। GSTR2B जनरेट होती है सेक्शन नंबर 38 के अंदर। यहाँ पे पहले एक वर्ड होता था ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट, अब ये प्योरली ऑटो जनरेटेड या सिस्टम जनरेटेड नहीं है, इसमें आपके इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के इनपुट्स भी इसके अंदर आएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट है आपका रिफंड चैप्टर। इसमें प्रोविजनल रिफंड जो है आपका, उसके अंदर छोटे छोटे चेंजेस है। जस्ट अंडरस्टैंड दैट पहले क्या होता था, प्रोविजनल रिफंड ना पीओ अपने हिसाब से ग्रांट करता था। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम बेस्ड इवैल्यूएशन आने वाला है एंड पीओ रिजेक्ट भी कर सकता है। पीओ बोल सकता है कि नहीं मैं प्रोविजनल रिफंड नहीं दूंगा एंड इंस्टेड आई विल डायरेक्टली गो फॉर द फाइनल रिफंड ऑर्डर। ये उसी के चेंजेस है। नाउ पे अटेंशन, द पीओ शैल ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द रिस्क बाय द सिस्टम। अब कहीं ना कहीं सिस्टम इवैल्यूएशन और सिस्टम से जो रिस्क असेसमेंट होगा दैट विल कम इनटू द पिक्चर and then he will make the order in the prescribed form sanctioning the amount of refund due to the applicant on a provisional basis 7 days। वो तो आपको ऑलरेडी पता है। प्रोविजनल रिफंड किसके लिए लगता था, जीरो रेटेड सप्लाईज के लिए लगता था। आपको याद है ना, 90% रिफंड मिल जाता है और बैलेंस आपको प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद मिलेगा, तो वो 7 days के अंदर यू कैन गेट इट। नेक्स्ट, पीओ कैन रिफ्यूज ऑल्सो, सो फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग मे नॉट ग्रांट द रिफंड ऑन द प्रोविजनल बेसिस एंड प्रोसीड विद द ऑर्डर अंडर रूल 92 दैट इज द फाइनल रिफंड ऑर्डर, जिसके अंदर प्रॉपर आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, तो वो हो सकता है आपको मना करे प्रोविजनल रिफंड। However, the said order shall not be required to be revalidated by the PO। प्रोविजनल वाला ऑर्डर आपको रिवैलिडेट करने की जरूरत नहीं है, मतलब पुराना हो गया, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, तो उसको दोबारा सिस्टम से अप्रूवल लेने की या रिवैलिडेशन करने की जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेस्ट किया जा सकता है। फॉलोइंग पर्संस 2 कैटेगरीज हैव बीन नोटिफाइड जिनको प्रोविजनल रिफंड हम नहीं देंगे। पहला, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन रूल 10B के अंदर नहीं कराया। रूल 10B किनके लिए होता है, जो रजिस्टर्ड लोग हैं, नए एप्लीकेंट नहीं, आपके पास रजिस्ट्रेशन है और आपने अभी तक अगर आधार नहीं कराया तो विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन यू विल नॉट बी गिवन द रिफंड। तो बेसिकली ये केवाईसी इंप्रूव करने का तरीका है, कंप्लायंस कराने का तरीका है। एंड अब तो क्या होता है, नए एप्लीकेंट होते हैं वो आधार वैसे भी करा ही लेते हैं नए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। एंड सेकंड, वो बोल रहा है एनी पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ फॉलोइंग गुड्स, एरेका नट्स, पान मसाला, टोबैको एंड उसके मैन्युफैक्चर्ड सब्स्टिट्यूट्स एंड एसेंशियल ऑयल्स। हिस्टोरिकली ये वो एरियाज है जहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इंडस्ट्रीज रही है, ये स्टडी किया जाता है, फिर काउंसिल रिकमेंड करता है, उसके हिसाब से नोटिफिकेशन आता है। तो ये 4 गुड्स के अंदर इसको नोटिफाई करा गया है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा पिक्चर्स ध्यान रखना, एरेका नट्स, पान मसाला, टोबैको और एसेंशियल ऑयल्स। इसका शॉर्ट फॉर्म वगैरह बनाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, वो कभी कभार क्या है ना, छोटी से छोटी चीज़ भी अगर आप कॉम्प्लिकेट कर देते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से मत करना। बाकी फिर भी करना चाहो तो इन चारों का कोई वर्ड आप बना लेना, एप्ट या ऐसा जो भी आपको मन है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर चैप्टर नंबर 19 एंड चैप्टर नंबर 21। तो इन दोनों के अंदर एक लिमिट आई है, प्योरली प्रोसीजरल पॉइंट है कि कितने लेवल ऑफ अमाउंट के ऊपर या उस लेवल पे कौन सा वाला ऑफिसर हायरार्की इन द हायरार्की ऑफ द ऑफिसर्स व्हिच अथॉरिटी कैन इशू द शो कॉज नोटिस एंड ऑर्डर। तो यहाँ पे 74A का शो कॉज नोटिस ऑर्डर, यहाँ पे 122 का शो कॉज नोटिस और ऑर्डर। ये टेबल आपको प्योरली रट्टा मारना है, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। सुपरिंटेंडेंट, उसके ऊपर डेप्यूटी असिस्टेंट, उसके ऊपर एडिशनल जॉइंट कमिश्नर, ये लिमिट ऑफ CGST IGST और अगर दोनों हो तो ये आपको सेम मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बस 2-3 पॉइंट्स देखना। इफ द शो कॉज नोटिस इज इन्वॉल्विंग बोथ CGST एंड IGST तो पीओ डिटर्मिनेशन कंबाइंड अमाउंट पे किया जाएगा। आप टोटल चेक करेंगे कि टोटल 20 लाख तक है तो सुपरिंटेंडेंट, अगर मोर देन 20 अप टू 2 CR है तो डेप्यूटी असिस्टेंट एंड देन नीचे एडिशनल या जॉइंट। पीओ शैल बी डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स स्पेसिफाइड इन द शो कॉज नोटिस एंड स्टेटमेंट अक्रॉस ऑल द टैक्स पीरियड। अगर एक से ज्यादा टैक्स पीरियड है तो आपको हाईएस्ट वाला उसके अंदर चेक करना है। एंड पीओ शैल बी डिटरमिन्ड सोनली ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स। यहाँ पे भी हमने वर्ड यूज किया है CGST, मतलब ये टैक्स की बात कर रहा है, साथ में उसके एसोसिएटेड पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट रहेंगे, उसका टोटल आपको नहीं देखना है। ओके, नेक्स्ट सेम टेबल है, यहाँ पे क्या बोल रहा है वो विथ रिस्पेक्ट टू चैप्टर 21। It is clarified that where a show cause notice is issued under section 122 and it involves demand of penalty in relation to both CGST IGST, the PO shall be determined on the basis of the combined amount of penalty। तो हम यहाँ पे combined amount चेक करेंगे, इंडिविजुअली नहीं लगाएंगे, फिर हम टोटल चेक करेंगे। एंड वो ये वाला एग्जैक्टली सेम ही है, IGST और CGST IGST अगर दोनों मिक्स हो तब भी, तो दोनों अगर इसके अंदर होगा तो वी विल सी द टोटल ऑफ द अमाउंट, और वो टोटल किस लिमिट किस लिमिट के ऊपर जा रहा है उसके हिसाब से द PO विल बी डिसाइडेड। तो आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई बहुत समझने वाला पॉइंट है, ये प्योर रट्टा है, दोनों के अंदर टेबल सेम है, लर्न कर लेना। चैप्टर नंबर 22 के अंदर कुछ चीजें हैं। यू रिमेंबर सिंगल मेंबर बेंच बैठ सकता है 50 लाख रुपीस तक अगर उसका वैल्यू मतलब वैल्यू इन्वॉल्व ऑफ ITC हो या जो भी टैक्स है या जो भी फाइन है,
एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना होता है, ये 3 बेसिक कंडीशंस होती है। उसमें उन्होंने एक चीज़ छोटी सी बस आगे क्लैरिफाई करी है कि ये जो 50 लाख हम बोल रहे हैं ना, हम टोटल चेक करेंगे आपके उस पर्टिकुलर ऑर्डर में। सो दिस 50 लाख लिमिट विल बी अप्लाइड ऑन द क्यूमुलेटिव टैक्स आईटीसी फाइन पेनल्टी। ठीक है, जितने भी आपके ऑर्डर में सपोज 4 टैक्स पीरियड्स कवर है तो उसमें हम टोटल चेक करेंगे, इंडिविजुअली नहीं। बस ये क्लैरिफिकेटरी रूल है नया ऐड करके। उसके बाद प्रोसीजरल चेंजेस है फॉर्म के। एक दो चीजें इसमें से पूछी जा सकती है डायरेक्टली, सो जस्ट पे अटेंशन। विद रिस्पेक्ट टू द फाइलिंग ऑफ अपील टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल, अब क्या है ना, एपेलेट ट्रिब्यूनल अब रियल लाइफ में एक्टिव हो गया है, एक्टिव हो रहा है मतलब, और थोड़े थोड़े उसके रिस्पेक्ट में ये रूल्स के चेंजेस है। तो सुनना, अगर अपील टैक्स पेयर फाइल करता है, यू नो APL 05, इसमें कोई चेंज नहीं है। प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट अब आप लर्न करेंगे APL 02A के अंदर, पार्ट ए के अंदर आपको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट हाथों हाथ मिल जाएगा। एंड मैनुअल फाइलिंग अब अलाउड नहीं है। पहले हम एक लाइन पढ़ते थे, इफ रजिस्ट्रार अलाउस, तो वो सब नहीं, अब मैनुअल फाइलिंग नहीं। डिपार्टमेंटल अपील APL 07, लेकिन वही आपका प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट इन APL 02A ओनली। मैनुअल फाइलिंग अब परमिटेड नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन भी अब मैनुअली फाइल नहीं आप कर सकते। एंड फॉर्म इज सेम APL 06। फाइनल एक्नॉलेजमेंट आपको APL 02A के पार्ट नंबर B के अंदर मिल जाएगा। सिंपल है, एपेलेट ट्रिब्यूनल के लिए बता रहा हूं मैं सिर्फ ये। ऑर्डर ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल, अब पहले क्या होता था, जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर था ना, जुरिस्डिक्शनल ऑफिस मतलब ये ऑफिसर, जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर जो था वो एक APL 04 के अंदर एक फाइनल अमाउंट ऑफ डिमांड कंफर्म्ड बाय द एपेलेट ट्रिब्यूनल निकालता था। ऑफिसर ही, जो भी उसका जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है, PO है, वो उसका एक APL 04 के अंदर एक ऑर्डर निकालता था, दिस इज द फाइनल अमाउंट व्हिच हैज बीन कंफर्म बाय द एपेलेट ट्रिब्यूनल। अब क्या बोल रहे हैं वो, इसको ओमिट करके बोला कि अब ऑफिसर नहीं, एपेलेट ट्रिब्यूनल ही अपने ऑर्डर के साथ साथ एक समरी इशू करेगा, फाइनल अमाउंट बता। समरी मतलब भाई सारी कहानी और सारा फैक्ट्स एनालिसिस को मारो गोली, एक समरी बताओ कि अब मुझे कितना पे करना है। तो अर्लियर इट वाज इशूड बाय द ऑफिसर, बट नाउ इट विल बी इशूड बाय द एपेलेट ट्रिब्यूनल इटसेल्फ इन फॉर्म GST APL 04A। ये 4A वाली बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। एंड अब ट्रिब्यूनल ही इशू करेगा। प्री डिपॉजिट के केस में ये आपको पता होगा, कई जनों को ये चीज पता रहेगी कि कभी कभार क्या होता है, द ऑर्डर अगेंस्ट विच वी आर अपीलिंग दैट मे नॉट इन्वॉल्व एनी टैक्स, हो सकता है उसके अंदर सिर्फ पेनल्टी हो। जैसे फॉर एग्जांपल 129(3) का ऑर्डर निकलता है, कौन सा ये 129(3) का, इन ट्रांजिट जब आपको पकड़ा जाता है, डिपेंडिंग द पर्सन इज कमिंग फॉरवर्ड और नॉट, ओनर कम्स फॉरवर्ड और नॉट, तो उसमें तो सिर्फ पेनल्टी है, उसमें तो टैक्स ही नहीं है। और जो हम प्री डिपॉजिट का टेबल लर्न करते हैं, वो लर्न क्या करते हैं, 10% ऑफ द टैक्स इन डिस्प्यूट। तो ऑर्डर में अगर टैक्स ही नहीं है तो किसका किसका मैं 10% लूं। तो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि आप अगर कोई ऑर्डर है जिसके अंदर सिर्फ पेनल्टी है, तो उसके अंदर आपको 10% ऑफ द पेनल्टी जमा करना है। पहले ये 25% होता था एंड इट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू 129(3) ऑर्डर। अब कोई भी ऑर्डर हो पेनल्टी का, कभी कभार क्या होता है, अलग से एक पेनल्टी ऑर्डर भी पास किया जा सकता है। हमारे लॉ के अंदर प्रोविजन है कि आप एक सिर्फ पेनल्टी ऑर्डर भी पास कर सकते हो अगर आपके मेन ऑर्डर में पेनल्टी नहीं आई तो उस केस में क्या करेंगे, तो फिर आपको 10% जमा करना पड़ेगा। सिमिलर है दोनों के लिए, एपेलेट अथॉरिटी के पास जा रहे हो, इन केस ऑफ एनी ऑर्डर डिमांडिंग पेनल्टी विदाउट एनी टैक्स, नो अपील शेल बी फाइल्ड अनलेस यू पे 10% ऑफ द पेनल्टी एज अ प्री डिपॉजिट। एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल में आपको 10% इन एडिशन जमा करना पड़ेगा, वो आपको पता है इन एडिशन ही होता है। तो पुराना 10% प्लस 10%, यहाँ पे 20% आपका जमा हो चुका है। इज दिस क्लियर? ये थे आपके विद रिस्पेक्ट टू द GST अमेंडमेंट्स। अब चलते हैं कस्टम्स की तरफ। सर कस्टम सेफ्टी पे जो मेजर चेंज है वो चैप्टर नंबर 5 इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर के सेक्शन नंबर 18 के अंदर है, दैट डील्स विद द प्रोविजनल असेसमेंट। यू रिमेंबर प्रोविजनल असेसमेंट? अगर आपकी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन पेंडिंग है, कोई डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग है, या फिर PO को कोई केमिकल टेस्ट कराना है, कोई और टेस्ट कराना है, कोई इंक्वायरी करानी है, तो दे कैन गो फॉर द प्रोविजनल असेसमेंट। इफ एनी अमाउंट इज पेबल फ्रॉम योर साइड, तो उस केस में जो इंटरेस्ट लगता है वो फर्स्ट ऑफ द मंथ ऑफ द प्रोविजनल असेसमेंट लगता है, नॉट व्हेन यू डिड द प्रोविजनल असेसमेंट, नॉट व्हेन यू गॉट द ऑर्डर, नॉट व्हेन यू पेड दैट अमाउंट, नो, फर्स्ट ऑफ द मंथ। ये आपका सेक्शन 18 कहता है, ठीक है। अब उसके रिस्पेक्ट में 1A 1B और 1C ये नए सबसेक्शंस ऐड हुए। एंड फाइनलाइजेशन ऑफ द प्रोविजनल असेसमेंट रेगुलेशंस जो कि 2018 थे पहले, अब वो 2025 से रिप्लेस हो चुके हैं। क्लास के अंदर हमने आपको बताया था कि आप पुराने वाले मत करना, नए वाले करेंगे, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। चलो फटाफट से 1A 1B और 1C कर लेते हैं। इसके अंदर जो मेजर चेंज हुआ वो एक टाइम लिमिट आपको याद रखनी है। अब जो टाइम लिमिट है दैट इज 2 years एक्सटेंडेबल बाय 1 year, ये एक फिक्स्ड कैप इन्होंने दे दिया है। थोड़ा सा पढ़ते हैं। 1A के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, जस्ट एक रीडिंग के लिए रखना है इसको। दैट व्हेनेवर एनी इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, वो दे विल आस्क यू। उसका टाइम लिमिट वगैरह क्या रहेगा दैट वी विल सी इन द रेगुलेशंस। ये सबसेक्शन एक बेसिक आइडिया देता है
दैट वेयर परसुएंट टू द प्रोविजनल असेसमेंट इफ एनी डॉक्यूमेंटेशन और इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, तो आपको बताया जाएगा, यू विल बी इन्फॉर्म्ड एंड यू हैव टू रिप्लाई। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, यू कैन एक्चुअली जस्ट रीड इट एंड देन कट इट ऑफ। टाइमलाइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द फिक्स टाइमलाइन फॉर द फाइनलाइजेशन, ये सेक्शन में भी बताइए, नीचे रेगुलेशंस के अंदर भी आएगी। 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट एंड मैक्स टू मैक्स एक्सटेंशन आपको मिलेगा एक 1 year का बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर और द कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। ये टेस्ट किया जा सकता है, ये अच्छे से कर लेना। 2 + 1 year का एक्सटेंशन। यस, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सबसेक्शन। 1C में कुछ स्पेसिफिक केसेस लग रहे हैं, तो यहां पे भी 2 years वाला ही पीरियड लगेगा, लेकिन कब से वो बदल जाएगा। पे अटेंशन। वेयर द पीओ इज अनएबल टू असेस द ड्यूटी फॉर द रीजन दैट सम इंफॉर्मेशन इज बीइंग सॉट फ्रॉम एन अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया थ्रू अ लीगल प्रोसेस। टाइम लगता है इन चीजों में। अपील इन अ सिमिलर मैटर ऑफ द सेम पर्सन और एनी अदर पर्सन, मतलब मामला वही है, चाहे आपके साथ है चाहे किसी और के साथ है, वो ऑलरेडी फाइल किया गया बाय बिफोर द एपेलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो लेट्स वेट, वहां पे जो डिसीजन आएगा उसके हिसाब से आप फाइनलाइजेशन कर लेंगे। भाई इसी मैटर के ऊपर लड़ाई ऑलरेडी कहीं पे चल रही है, चाहे आपके केस में चाहे किसी और केस में। तो लेट्स वेट फॉर द वर्डिक्ट, जैसा आएगा उसके हिसाब से हम असेसमेंट यहाँ पे कर देंगे। इंटरिम ऑर्डर ऑफ स्टे हैज बीन इशूड बाय द ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली अभी टेम्पररी अबेयंस लगा रखा है, स्टे लगा रखा है। द बोर्ड हैज इन अ सिमिलर मैटर इशूड स्पेसिफिक डायरेक्शन और ऑर्डर टू कीप सच मैटर पेंडिंग। बड़े साहब ने, बोर्ड ने बोला कि इसको पेंडिंग रखो। मे बी देयर इज सम पॉलिसी मेकिंग हैपनिंग, मे बी बोर्ड कुछ इंस्ट्रक्शंस देने वाला है, या इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैज अ पेंडिंग एप्लीकेशन बिफोर सेटलमेंट कमीशन और इंटरिम बोर्ड। ये बेसिकली डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और उसके लिए होता है, तो ये आपको नहीं करना है, ये हमारे कोर्स का ही पार्ट नहीं है, तो इसको सिर्फ ऐसे ही लर्न कर लो। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। सेटलमेंट कमीशन के पास हमारी एक एप्लीकेशन पेंडिंग है, इंटरिम बोर्ड के पास एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, पीओ आपको बता देगा कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू फाइनलाइज, ये रीजन है, ठीक है। एंड इन दिस केस द टाइम स्पेसिफाइड इन 1B, दैट इज 2 + up to 1 year एक्सटेंशन shall apply not from the date of provisional assessment. इन जनरल प्रोविजनल असेसमेंट से लगता है, लेकिन प्रोविजनल असेसमेंट से यहां नहीं लगेगा, यहां पे लगेगा फ्रॉम द डेट व्हेन द रीजन सीजेस टू एग्जिस्ट। सर सीजेस टू एग्जिस्ट मतलब, अरे इंफॉर्मेशन मिल गई, अपील डिस्पोज ऑफ हो गई, इंटरिम ऑर्डर ऑफ स्टे हट गया, बोर्ड ने डायरेक्शन दे दिया कि चलो इसको रिजॉल्व कर लो, ऑर्डर पास करो, या फिर एप्लीकेशन जो पेंडिंग था वो आपका वहां पे डिस्पोज ऑफ हो गया है, मतलब यू हैव द क्लैरिटी नाउ। ओके, नेक्स्ट, फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट रेगुलेशंस 2025। जस्ट पे अटेंशन, ये सारे नए रेगुलेशन से नंबर मत लर्न करना, टाइमलाइंस लर्न करना। सारा होने के बाद रिवीजन के लिए आपको मैंने एक शॉर्ट मैनर में समरी दे रखी है 3 पैराग्राफ्स में, सिर्फ टाइमलाइंस की, ठीक है। तो ये घर पे एक बार रिव्यू कर लेना, मैं अभी आपको इंडिविजुअल सारे बता देता हूं। स्टार्ट करते हैं रेगुलेशंस। टाइम लिमिट एंड मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन। इफ द रीजन फॉर प्रोविजनल असेसमेंट इज दैट आपकी साइड से कोई डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग है, तो पीओ आपको 15 डेज में बता देगा, ठीक है। अभी कंफ्यूज मत होना कि सर बहुत टाइमलाइंस आने वाली है, नीचे समरी दे रखी है आपको ऑलरेडी। पीओ आपको 15 डेज में बता देगा कि भाई तेरी तरफ से क्या क्या पेंडिंग है, और वो आपको विद इन 2 months फ्रॉम द रिक्वेस्ट उसको रिप्लाई कर देना है। आप उसको रिप्लाई कर दोगे विद इन 2 months, ठीक है। सब कुछ राइटिंग में होएगा प्रॉपरली। एक्सटेंशन मिल सकता है क्या? हाँ, पीओ आपका वो टाइम लिमिट एक्सटेंड कर सकता है, नॉट एक्सीडिंग 2 months। आपको 2 months का एक्सटेंशन मिल जाएगा, तो बेसिकली 2 + 2 हो जाएगा। एक्सटेंशन खुद से भी दिया जा सकता है, आपके रिक्वेस्ट पे भी किया जा सकता है, प्लस वो पीओ का जो सीनियर रहेगा ना, पे अटेंशन, एन ऑफिसर टू हुम द पीओ इज सबऑर्डिनेट, तो जो भी वो हायरार्की में है उसका जो सीनियर, वो आपको एडिशनल टाइम दे सकता है, लेकिन ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उसका एडिशनल टाइम वगैरह वो सब ठीक है। एक्सटेंशन मैक्स टू मैक्स कितना जा सकता है? 14 months फ्रॉम द प्रोविजनल असेसमेंट। आपको समझ में आया? ये देखो, ये है प्रोविजनल असेसमेंट, ये है आपका प्रोविजनल असेसमेंट। 15 डेज के अंदर अंदर आपको रिक्वेजिशन आ जाएगा कि आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है। आप इस रिक्वेजिशन के आगे 2 months प्लस एक्सटेंशन 2 months आप रिप्लाई कर दो। सीनियर साहब आपको एक्सटेंशन दे सकते हैं, लेकिन सीनियर साहब का एक्सटेंशन वगैरह सब मिला के मैक्स टू मैक्स कितना एक्सटेंशन हो सकता है? प्रोविजनल असेसमेंट से 14 months। ये 14 months रिक्विजिशन से नहीं है, ये 14 months प्रोविजनल असेसमेंट से, ध्यान रख लेना, ठीक है। वेयर डॉक्यूमेंट्स इज नॉट मेड अवेलेबल, आपने टाइम अलाउड के अंदर यू डिड नॉट रिप्लाई, यू डिड नॉट गिव द इन्फॉर्मेशन, तो उस केस में पीओ के पास जो अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन है वो फाइनल कर देगा, काइंड ऑफ लाइक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। टाइम लिमिट टू कंक्लूड द इंक्वायरी फॉर द पर्पस ऑफ फाइनलाइजेशन। इफ द रीजन फॉर प्रोविजनल असेसमेंट इज इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड,
अगर रीजन ये है कि कोई इंक्वायरी रिक्वायर्ड है, तो जो भी इंक्वायरी वाला ऑफिसर है जिसको भी काम दिया रहेगा, वो इंक्वायरी काम खत्म करके पीओ को इंक्वायरी का रिपोर्ट दे देगा, सो दैट द पीओ इज एबल टू फाइनलाइज. तो पे अटेंशन. द ऑफिसर ऑफ द कस्टम शैल कंप्लीट द इंक्वायरी एंड ट्रांसफर द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स विद रिपोर्ट इन राइटिंग. ठीक है, डॉक्यूमेंट्स प्लस रिपोर्ट जो भी इंक्वायरी हुई उसके रिस्पेक्ट में वो पीओ को दे देगा कि सर ये लो आपका फाइनलाइजेशन कर लो. और ये काम उसको कब तक करना है? विद इन 14 मंथ्स फ्रॉम द प्रोविजनल असेसमेंट. फिर इसके बेसिस पे आगे पीओ अपना फाइनलाइजेशन कर लेगा. सिंपल, 14 मंथ्स. पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑफ ओन असर्टेनमेंट बिफोर फाइनलाइजेशन. अगर उस इंपोर्टर या एक्सपोर्टर, इंपोर्ट का भी हो सकता है एक्सपोर्टर का भी हो सकता है, राइट, प्रोविजनल असेसमेंट, अगर उनको खुद ही समझ आ जाता है खुद की असर्टेनमेंट से कि यार मेरे को ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, मेरे को लग रहा है शायद ड्यूटी आने वाली है, तो इंटरेस्ट का मीटर रोकने के लिए, वरना इंटरेस्ट आगे तक लगता जाएगा, मैं अपने आप से पे कर देता हूं. ठीक है, ही कैन पे, साथ में इंटरेस्ट भी पे करेगा, तो इसमें कुछ भी नहीं है. दिस इज नथिंग टू बी लर्नड. टाइम लिमिट फॉर फाइनलाइजेशन. अब यहां पे हमें टाइम लिमिट देंगे, लेकिन जो अल्टीमेट कैपिंग है दैट इज द सेम एज वी कवर्ड इन 18(1)(b. कोशिश करेंगे आपको टाइम लिमिट देने की, बट एक्सटेंशन वगैरह मिला के भी फाइनल कैपिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. पे अटेंशन. The PO shall finalize the duty wherever possible within 3 months of receipt of information or conclusion of inquiry. तो मेरे पास जब इंफॉर्मेशन आया या 14 मंथ्स के अंदर उसने इंक्वायरी करके मुझे दिया, उसके आगे 3 महीने में मैं ट्राई करूंगा कि मैं फाइनलाइज कर पाऊं. सीनियर ऑफिसर मतलब ऑफिसर टू हुम द PO is subordinate may allow for reasons to be recorded in writing further time of 2 months at a time. क्या लिखा है यहाँ पे? at a time. मतलब 2 months, 2 months, 2 months ऐसा आप कर सकते हो अगर पीओ फाइनलाइज नहीं कर पाया तो. लेकिन अगर पीओ फाइनलाइज नहीं कर पाया तो आप 2 मंथ्स 2 मंथ्स 2 मंथ्स करके दे सकते हो, बट इंश्योर करना 18(1) भी हमारा सुपीरियर है रेगुलेशंस के कंपेयर. 18(1) भी ने हमें ऑलरेडी बता रखा है 2 ईयर से आगे टाइम लिमिट नहीं जाना चाहिए. क्लियर? मैनर ऑफ फाइनलाइजेशन इफ यू वांट यू कैन रीड. ये कुछ भी नहीं है, एकदम रीडिंग वाला मटेरियल है ये. दैट इफ फाइनल असेसमेंट इज कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजनल असेसमेंट, पास अप स्पीकिंग ऑर्डर mentioning all the facts, natural justice, opportunity of being heard, जैसे आप नॉर्मल पढ़ते हो. इफ इट कंफर्म्स द प्रोविजनल असेसमेंट, तो बस आपसे एक एक्सेप्टेंस लेंगे और राइटिंग में उसको कंफर्मेशन में डाल देंगे कि जो सोचा था वैसा ही हुआ, प्रोविजनल था वही फाइनल हो जाएगा. इंपोर्टर एक्सपोर्टर को डेफिशिएंसी पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ. मैनर ऑफ क्लोजर सारा हो गया, तो बॉन्ड सिक्योरिटी अगर कुछ लिया था वो वापस कर देंगे. ठीक है, बैंक गारंटी दी थी वो कैंसिल कर देंगे. अगर आपने ड्यूटी वगैरह जो है वो 90 डेज के अंदर अंदर नहीं पे करी, तो उस केस में इट विल बी रिकवरी के लिए इट विल बी ड्यू. तो पे अटेंशन. द सम ड्यू शैल बी एडजस्टेड फ्रॉम द सिक्योरिटी ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग प्रोविजनल असेसमेंट. आपकी सिक्योरिटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर देंगे एंड इट शैल बी रिकवर्ड एज द सम ड्यू इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बाय द पीओ एज पर सेक्शन 142 अंडर द इंटीमेशन. इंपोर्टर और एक्सपोर्टर. अरे सिंपल बात, तुमने पैसा नहीं पे किया, 90 डेज का वेट करेंगे. जैसा जीएसटी के अंदर भी वेट करते रिकवरी से पहले, 90 डेज वी विल वेट. अदरवाइज सिक्योरिटी तो एडजस्ट करेंगे, वरना रिकवरी के डंडे लगाएंगे, बट वी विल रिकवर द अमाउंट. एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर प्रोविजनल असेसमेंट दैट इज द सेम एज 18(1)(b, जहां पे प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर आपको 1 ईयर का एडिशनल एक्सटेंशन दे सकता है, नॉट विद स्टैंडिंग जो ऊपर हमने टाइम लिमिट्स पढ़े, क्योंकि सेक्शन इज अबाउट द रेगुलेशंस. कहीं पे गड़बड़ किया तो पेनल्टी अप टू 50,000 लगाई जा सकती है. यहाँ पे मैंने कुछ टाइमलाइंस की समरी दी है विद रिस्पेक्ट टू द रेगुलेशंस. ठीक है, ये होल एंड सोल नहीं है, ये जस्ट एक इंपॉर्टेंट स्टफ है. ऊपर वाला इज योर मेन. यहाँ पे आपको लगता है कुछ और पॉइंट ऐड करना है तो आप कर सकते हो. सेक्शन नंबर 18 इज वॉलेंटरी रिवीजन ऑफ एंट्री पोस्ट क्लियरेंस. आपने इंपोर्ट क्लियरेंस करवा लिया है, आपने एक्सपोर्ट क्लियरेंस करवा लिया और उसके बाद आपको लगता है कि अरे मेरी कुछ गलतियां हो गई है, तो आई कैन डू दैट वॉलेंटरी. अब मुझे सेक्शन वो चीज़ अलाउ करता है, हो जाती है गलती तो आप एक्सेप्ट करते हो, आ जाओ सामने विद यू कैन अवॉइड द पेनल प्रोविजंस. आप अपना बस इंटरेस्ट के साथ जो भी है वो पे कर दो या रिफंड क्लेम कर लो, यू कैन डू दैट. तो इसमें कोई और टेक्निकल पॉइंट नहीं है. आफ्टर द गुड्स आर क्लियर्ड, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर कैन चेंज द डिटेल्स दैट दे हैव ऑलरेडी फाइल्ड. सेल्फ असेसमेंट किया जाएगा. आई विल रिकैलकुलेट माई सेल्फ. इंपैक्ट ऑफ रिवीजन में अगर कहीं पे कुछ पेबल आए, या तो मैं इंटरेस्ट के साथ उसको पे कर दूंगा, वरना मैं रिफंड हो रहा है तो सेक्शन 27 जो रिफंड का चैप्टर होता है उसके अंदर मैं वो चीज क्लेम कर लूंगा. तो इधर आई विल पे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट और आई विल फाइल द रिफंड एप्लीकेशन. वेरिफिकेशन एंड रीअसेसमेंट. यस, पीओ चेक कर सकता है कि आपने जो एंट्री रिवाइज करी है क्या वो सही है, एंड दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्क इवैल्यूएशन थ्रू एप्रोप्रिएट सिलेक्शन क्राइटेरिया. वो बोर्ड डिसाइड करता है एंड देन इफ रिक्वायर्ड वो पीओ आपको जो भी आपका एंट्री है वो रीअसेस कर सकता है. 2 केसेस, 3 नहीं, थर्ड तो ऐसे ही है, जनरल नोटिफाइड. 2 केसेस वेयर द रिवीजन विल नॉट बी अलाउड. फर्स्ट, some audit search, seizure or summons action is already initiated and the importer exporter has already been intimated. So basically he knows
कि ऑलरेडी एक एक्शन डिपार्टमेंट ने इनिशिएट कर लिया, उसके बाद आप क्या चेंज कर रहे हो, उसके बाद आप रिवाइज नहीं कर सकते ना, देन यू कैन नॉट डू दैट। तो इस केस में भी वही लॉजिक है कि अगर सामने वाले ने ऑलरेडी आपको एक ऑडिट या उसकी नोटिस सर्व कर दिया ना, दे विल टेक केयर ऑफ इट, अब उनको ठीक करने दो जो भी करना है, आप रिवीजन मत करिए। सेकंड केस, cases requiring the refund where the PO has reassessed the duty or assessed the duty under section number 18 provisional assessment or the goods are imported exported by the post or courier, ये सारी स्पेसिफिक केसेस है। इन स्पेसिफिक केसेस के अंदर जैसे प्रोविजनल का फाइनलाइजेशन हो रहा है, पीओ चेक कर लेगा, आप अपने आप से पीछे से कुछ रिवीजन मत करिए, ठीक है। तो इन तीनों केसेस के अंदर कोई रिफंड अगर निकलने वाला है वो पीओ अपना चेक कर लेगा। पोस्ट करियो तो वैसे भी रेस्ट्रिक्टेड रहता है, गवर्नमेंट वहां पे इन्वॉल्व होती है, तो इन केसेस के अंदर भी आपके साइड से रिवीजन अलाउड नहीं है। रिफंड में नथिंग, 1 ईयर का याद है आपको, 1 ईयर टाइम लिमिट अप्लाइज फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिफंड, एक्सेप्ट इन 26 एंड 26 से वहां पे 6 मंथ्स लगता है। तो यहाँ पे अगर कहीं पे कोई रिफंड बन रहा है ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्शन ऑफ वॉलेंटरी रिवीजन, तो यहाँ पे 1 ईयर कब से काउंट किया जाएगा, जब से आप ड्यूटी या आपने इंटरेस्ट जो है वो पे किया रहेगा। सो यू हैव पेड द एक्सेस अमाउंट, वहां से आगे 1 ईयर का टाइम लिमिट लगेगा। एफटीपी में कोई बड़ा अमेंडमेंट नहीं है। रोड टेप स्कीम जो पहले रेस्ट्रिक्टेड थी फॉर द पर्पस ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर, ईओयूज एंड एसईजेड फ्रॉम द डोमेस्टिक टेरिफ एरिया यूनिट्स, वो अलाउ किया गया था, लेकिन उसका टाइम लिमिट रेस्ट्रिक्ट मतलब एक पर्टिकुलर था, वो टाइम लिमिट अब एक्सटेंड करके उन्होंने 31 मार्च 26 किया है। ये डेट है, मतलब इसमें कोई सच कोई फंडामेंटल चेंज नहीं है। वो स्कीम जो हमने अलाउ करी थी एए एडवांस ऑथराइजेशन ईओयूज और एसईजेड्स को डीटीए एरिया के अंदर, वो टाइम लिमिट उनका खत्म हो रहा था, उसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 26 कर दिया, ठीक है। चलो, सो दिस वाज आवर अमेंडमेंट्स। ये वाला पीडीएफ आई विल पुट ऑन द टेलीग्राम। आई होप दिस वाज यूजफुल। आई हैव इसके अंदर हमने जो आईसीआई का पब्लिकेशन है वो भी कवर किया, एंड जो मटेरियल में चेंजेस थे वो भी हमने कवर किए। सो आई होप दिस वाज यूजफुल। अब इसके क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको सुपर 50 या उसके साथ कुछ नए टारगेटेड क्वेश्चंस दूंगा, प्लस आई विल पिक इट इन माय प्रैक्टिस बैच, प्लस आई विल पिक इट इन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो इससे अपडेट कर लेना। आई ट्राई टू कीप दिस super effective for you, and yes, till we meet in our next lecture, all the very best, bye bye, take care.